अगर ये पूरा आता है तो ये 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, एग्जाम में। इन्होंने जिन्होंने भी दिया है ये 2 मार्क्स लायक नहीं है, क्योंकि एक्टिव पैसिव यूनिलेटरल बायलेटरल 4 डिफिनेशंस पूछ लिए ना, तो 1 के लिए आप 1 मार्क्स भी अलॉट करोगे तो 4 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन होगा। सो 5 मार्क्स में तो ये पूछे ही जाएंगे। तो अगर कोई पूछता है डिफाइन विद एग्जांपल्स एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, क्या लिखोगे? एक्टिव एलिमेंट क्या लिखोगे? कोई बताएगा? इससे इजी तो कुछ है नहीं। एक्टिव एलिमेंट में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? एक्टिव एलिमेंट्स ऑलवेज सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी नेटवर्क। अगर कुछ डिफिनेशन में इधर उधर है, कहीं लिखा है, भले ही वो मेरे नोट्स में क्यों ना हो, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स ऑलवेज सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी नेटवर्क। एग्जाम्पल बैटरी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इतना लिखेंगे। और भी बहुत कुछ होता है, चार्ट भी होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, जो उतना लिख सकते हैं लिखेंगे, अदरवाइज जितना मैंने बोला है उतना तो लिखना ही है। उसके बाद किसी की तैयारी है वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला चार्ट भी बना सकता है तो वो बना दे, नहीं तो इतना लिखना। पैसिव एलिमेंट्स क्या है? पैसिव एलिमेंट्स ऑलवेज स्टोर लिखा हुआ है शायद मेरे नोट्स में, तो उसको चेंज करो उस वर्ड को। ऐसा नहीं, पैसिव एलिमेंट्स में रजिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर केवल स्टोर करते हैं, रजिस्टर क्या करता है? डिसिपेट करता है। तो इस स्टोर और डिसिपेट के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम लिखेंगे कैसे? पैसिव एलिमेंट्स ऑलवेज रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट्स। ये एक्टिव एलिमेंट से हमेशा एनर्जी रिसीव करते हैं, देते नहीं है। और रिसीव करके उसको या तो ये डिसिपेट करेंगे या स्टोर करेंगे, इनकी मर्जी। तो पैसिव एलिमेंट्स ऑलवेज रिसीव और टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल RLC, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गए इनके एग्जाम्पल, ठीक है। अब किसी को ये मन करता है कि सर रजिस्टर के बारे में भी टाइम बचा हुआ है, खाली बैठे हो, तो लिखो रजिस्टर्स ऑलवेज डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, राइट। इंडक्टर्स के बारे में 2 लाइन लिखना है, लिखो इंडक्टर्स ऑलवेज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर्स ऑलवेज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पैसिव एलिमेंट्स में लिख सकते हैं अगर टाइम बचा है। देन आ जाओ बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। इसमें एक लाइन सिंपल वाला डिफिनेशन मैंने जो बताया था वो लिखना है। क्या बाइलेटरल में क्या लिखोगे? बाइलेटरल एलिमेंट्स कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शंस, कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन। एग्जांपल R, L and C. Similarly, unilateral elements conduct in one direction only, conduct in one direction only. Example diode transistor, ठीक, ये हो गया। यहाँ पूछते हैं एक्सप्लेन आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। फर्स्ट, या तो डायग्राम खींच दो। पहला पॉइंट तो ये लिखनी है, आइडियल करंट सोर्स के लिए लिखोगे आइडियल करंट सोर्सेस हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंसेस, दैट इज I इंटरनल इक्वल टू इनफाइनाइट। किसके लिए? वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखोगे? आइडियल करंट सोर्सेस हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंसेस। और वही चीज इसमें लिखोगे आइडियल वोल्टेज सोर्सेस हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना भी लिख दोगे तो 2 मिल जाएगा। और भी अगर बनाना चाहते हो आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स हैव कांस्टेंट करंट, तो बना के दिखाना है। जिसका अगर और मन करता है टाइम बचा है तो ऐसे बना दो। करंट कांस्टेंट करनी है तो y एक्सिस पे करंट दिखा दो, x एक्सिस पे वोल्टेज। जितना भी वोल्टेज आप इंक्रीज कर दो करंट हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। सो सच सोर्सेज आर आइडियल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को दिखाना है तो इनकी वोल्टेज की वैल्यू आप क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। तो y एक्सिस पे वोल्टेज ले लो और उसको कांस्टेंट कर दो।
करंट जितना चाहे उतना बढ़ा दो। करंट बढ़ाने का मतलब होता है लोड बढ़ाना, जितने भी चाहे फैन बल्ब जोड़ दो आप, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज आइडियल करंट सोर्स, दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, बट इनका इंटरनल रेजिस्टेंस मेन है। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, आइडियल करंट सोर्सेस हैव infinite internal resistances, that is R internal is equal to infinite, and ideal voltage sources have zero internal resistances, R internal is equal to zero। इस तरह से आप करोगे। पेपर मुझे भी बनाना है तो क्या मैं आसमान से थोड़ी लाऊंगा, कोई भी बनाए, किसी का भी पेपर हो, वो भी क्वेश्चन पेपर से ही बनाता है। क्वेश्चन पेपर 2-3 साल का ले लेता है, उससे देखता है कैसे आए क्या है। अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं, उससे बाहर कुछ बनते ही नहीं। यूनिट 5 की बात करें तो उसमें कितने क्वेश्चन बनते ही हैं, अब वो करने ना आए तो अब उसमें कोई कर नहीं सकता। यूनिट 1 में थोड़े न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, अदरवाइज थ्योरी की बात करें तो यूनिट 1 में थियोरेटिकल क्वेश्चन 4 या 5 बनते ही हैं। चलो अभी फिलहाल हमने ये किया, ये किया, बाकी ये सब ये हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे जब देखेंगे। ये भी नहीं पढ़ा, ये पढ़ा। Why earth pin is made thicker and bigger than line and neutral? ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, जो आप लोगों से मैं नॉर्मली क्लास में पूछता रहता हूँ कि अर्थ वाली पिन जो है मोटा होता है और बड़ा होता है, क्यों? न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल वायर होता है, देखो ना, सॉकेट तो सभी लोगों ने देखा है। तो दो पिन जो करते हो, एक न्यूट्रल के लिए होता है, एक लाइन की, एक तीसरा जो बड़ा वाला होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, अर्थ पिन। तो कहते हैं उसको बड़ा और मोटा क्यों बनाते हैं? 2 मार्क्स का है तो एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी। क्या बताया था मैंने आंसर? कोई बोलेगा? किसी भी चीज को थिकर क्यों बनाते हैं, एरिया ज्यादा क्यों करते हैं? ताकि उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रहे। तो आप आंसर लिखोगे, सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ पिन में बी मिनिमम। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना। थिकर बनाने का मतलब आप एरिया ज्यादा कर रहे हो, मोटा वायर कर रहे हो। दो वायर अगर मैं कर दूं यहाँ, एक ये वायर है, ठीक है, और एक ये वायर है, मैं कहूं इन दोनों वायर में किसका रेजिस्टेंस लो होगा? किसका रेजिस्टेंस लो होगा? एक वायर ये है और एक वायर ये मोटा वाला है। तो मान लो ये अर्थ पिन है मोटा, मोटा क्यों किया? तो अच्छा बताओ किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, इस पहले वाले में या दूसरे वाले में? कोई बोलेगा करंट किसमें ज्यादा फ्लो होगी, इसमें या इसमें? तो बताया है ना क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये तो इंटर से पढ़ते आ रहे हो आप, हाई स्कूल में भी आजकल है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जिस भी वायर का एरिया ज्यादा होगा, नहीं मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। और रेजिस्टेंस जिसका भी कम होगा, रेजिस्टेंस जिसका भी कम होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होती है। और रेजिस्टेंस किसका कम होगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा मतलब डायमीटर ज्यादा होगा, यही ना। तो इसका एरिया ज्यादा होगा ये मोटे वाले का, जब इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम, इसलिए ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी। वही अर्थ पिन के साथ है। अर्थ पिन चूंकि मोटा बनाया जाता है, मोटा बनाने से उसका एरिया ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस लो हो गया। रेजिस्टेंस लो होने से हैवी करंट जो आती है शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी रीजन से, वो अर्थ पिन से पहले जाएंगे। तो अर्थ पिन मोटा क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन तो ये है कि सो दैट उसका रेजिस्टेंस क्या हो? मिनिमम। फिर पूछते हैं बड़ा क्यों बनाया जाता है? बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि अर्थ पिन पहले टच करे। जब आप इंटर कराते हो सॉकेट में तो पहले अर्थ पिन टच करती है, सो दैट कहीं कुछ फॉल्ट करंट या रेजिडुअल करंट या लीकेज करंट कहीं शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से है तो पहले अर्थ पिन से होके वो चली जाए। जिस भी डिवाइस को आप लगा रहे हो, देखते हो 3 पिन होता है, 3 पिन होती है ना, तो पहले अर्थ पिन टच करेगी। तो उससे बेनिफिट ये है कि अभी आपने अपने डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया, यानी दोनों छोटी पिन टच करने से पहले ही अर्थ पिन टच कर जाती। तो अगर लीकेज करंट या कुछ है तो पहले अर्थ पिन से ही सेफ्टी हो जाती है आपके डिवाइस की। नहीं पहले डिवाइस टच कर गया, अब शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट कहीं है
तो आपको वो करंट, हैवी करंट डिवाइस में चली जाएगी, डिवाइस जल जाएगा। तो डिवाइस को ये प्रोटेक्ट करता है पहले टच करने से। पहला ये टेक्निकल रीजन। और जो एक फिजिकल रीजन भी होता है, आजकल देखिए वो सॉकेट जो आते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, मतलब पिन आप ऐसे इंटर कराओगे तो नहीं इंटर होगा, तो पहले पेंसिल डाल करके क्या करना पड़ता है, उसका फ्लैप खोलना पड़ता है। तो ये वाला उसका भी काम करता है। सबसे पहले जाएगा ये अंदर, तो क्या करेगा कि वो फ्लैप खोल देता है अंदर से, तब जाके नीचे की दोनों पिन इंटर कर पाती हैं। ये बंद क्यों रखते हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए। कुछ बच्चे हैं घर में, मान लो चम्मच है या कोई नुकीली चीज है कंडक्टिंग, आप उसको सॉकेट में खेलते खेलते डाल दिए, तो उनको शॉक लग सकता है ना। तो उससे बचाने के लिए सेफ्टी रीजन की वजह से उसको बंद रखते हैं। तो ये थिकर एंड बिगर क्यों होता है, टू कीप रेजिस्टेंस लोअर, so that resistance of earth pin may be minimum, may be lower। ठीक है, बिगर क्यों होता है, ताकि ये पहले टच करे, या सिंपल लाइन में सेफ्टी रीजंस। चलो ये जे करो, जे देखो, जे का आंसर बताओ। कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन पर डे इन ए हाउस यूजिंग 5 CFL, ये 5 है, 5 CFLs ऑफ 20 वाट, 5 CFLs of 20 watt and 3 fans of 60 watt each for 3 hours a day। यानी 5 CFL है 20 वाट के, 3 पंखे हैं 60 वाट के, 3 घंटे पर डे चलते हैं, तो पर डे कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। एनर्जी कंज्यूम होने का मतलब कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है, यही ना। तो बताओ, ये मैं 2 मार्क्स में पूछ लिया आपसे। मैं भी यही सब एक क्वेश्चन उठा के मान लो डाल दिया ऐसे, तो क्या लिखोगे, कितना आएगा आंसर, कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने करवाया था ना, बहुत सारे कनेक्ट थे, यहाँ तो 2 ही हैं। कुछ कर भी रहे हैं आप लोग या नहीं, बस ऐसे ही लॉग इन करके सोते रहते हो। देखो डिटेल में मैं टेबल बनवा के भी बताया था आपसे। 0.84 किलोवाट आवर, 0.84 किलोवाट आवर, या उसी यस को सर। यूनिट बोलते हैं, यूनिट। तो इन्होंने कहा कितना, अलग अलग चाहो तो कर लो। 5 5 CFL है, 5 है, और कितने के हैं, 20 वाट के। ठीक, 5 CFL 20 वाट के कितना हो गया, 100 वाट। दूसरा क्या है, 3 पंखे हैं, कितने वाट के, 60 वाट के। ठीक है ना, ये हो गया 180 वाट। ये कितने कितने घंटे चलते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे जो आएगी आपकी किलोवाट आवर आ जाएगा ना, किलोवाट आवर आ जाएगा, फिर उसको ऐड कर देना। तो कितना होगा, इतना वाट, ये जो CFL है, और ये दोनों 3 3 घंटे चलते हैं। सो 100 में उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, किलोवाट में कन्वर्ट करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, 100 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 वाट अब कन्वर्ट हो गया किलोवाट में, इनटू कितने घंटे चला, 3 आवर्स। सो दैट इज इक्वल टू 0.3 अब किलोवाट आवर। ठीक है, वैसे ही 180 वाट है, 180 वाट को किलोवाट में पहले कन्वर्ट करो, तो 180/1000, कितने घंटे चलते हैं ये, 3 घंटे, तो कितना हुआ, 0.54 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर टोटल कितना हुआ, जो टोटल हुआ लोड, टोटल एनर्जी। लोड तो पूछा नहीं, लोड पूछता तो इसको ऐड कर देते। ठीक है, इसको ऐड करते तो आता 280 वाट।
अब टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना, 0.3 प्लस 0.54, 0.84, 0.84। तो जिसने भी कैलकुलेट किया 0.84 वो एकदम करेक्ट था। 0.84 किलोवाट आवर, यानी कि 3 घंटे अगर आपके ये 5 CFL आपके घर में 20 वाट के जो हैं 3 घंटे और चलते हैं, 3 पंखे हैं 60 वाट के, 3 घंटे चलते हैं, तो आपके 0.84 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इससे पता है, एक कॉमन सेंस भी है कि जो पंखा है, सीलिंग फैन और CFL कोई बिजली ज्यादा खर्च नहीं करते। इतनी किलोवाट आवर है, इसके बोलते हैं यूनिट। यूनिट, इतनी यूनिट बिजली खर्च हो गई। यूनिट क्यों लिख दिया? 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, यूनिट और किलोवाट आवर में ये रिलेशन होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना सबसे। यस सर। नेक्स्ट में आओ। और तो नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4। तो अभी तक आपने ये 20 मार्क्स में से 8 मार्क्स का आप सिलेबस पूरा किए हो, 2 यूनिट्स किए हो। नाउ कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी में ये है सुपरपोजिशन थ्योरम से करना है, अभी करेंगे इसे। और क्या है, इजी वाले पहले कर लेते हैं। यस, ई। तो देख लो, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का दिया है यूनिट 1 से, ठीक है, और 10 मार्क्स का दिया है यूनिट 5 से। हर यूनिट से 10 नंबर देना होता है, सेक्शन बी का ये कंसेप्ट होता है। सेक्शन बी में देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड यू ऑल विल बी रिक्वायर्ड टू डू एनी 3 ना। तो हर यूनिट 5 यूनिट्स होती हैं, तो हर यूनिट से 10 मार्क्स का होना चाहिए कायदे से। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ी सी वो कर देते हैं, जो पेपर सेटर है, 1 यूनिट से पता चला क्वेश्चन ही नहीं दी, ऐसा होता नहीं है। तो चलो ये देखो, तो 10 मार्क्स का दिया है, ड्रा नहीं, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी लिखते हैं। ये लिखा है डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी, ठीक है, डिस्कस द वेरियस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी, और नीचे एक न्यूमेरिकल दिया, ठीक है। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी तो आप जानते हो, 7-8 पॉइंट्स है ना, वो कर लोगे। ये बताओ, ये जो छोटा सा बैटरी बैकअप निकालना है, कितना आया टाइम हमें बताओ। अब सोच लो, 10 नंबर में पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स 7-8 है, तो 5-6 लिख दो, ये कर दो, हो गया 10 मार्क्स। तो बैटरी बैकअप निकाल के बताना बच्चों कितना आया। बैटरी बैकअप का फॉर्मूला भूल गए या याद है? बैटरी क्या चीज होती है? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज पैरेलल या सीरीज सीरीज। तो आप सिंपल एक लाइन याद रखो, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बैटरी, बैटरी बैकअप क्या है? टाइम टेकन टू डिस्चार्ज ए बैटरी इज नोन एज बैटरी बैकअप। क्या फॉर्मूला यूज करते हो बैटरी बैकअप निकालने के लिए? बैटरी बैकअप का मतलब कि बैटरी कितने घंटे सप्लाई देगी, वही तो हुआ बैटरी बैकअप। बताओ, कोई भी एक बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो। ये तो हार्डली 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स बोल रहा हूं, उससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। कैसे निकालते हो बैटरी बैकअप? कोई फार्मूला बताएगा मुझे, एनीबॉडी? यूनिट 5 सबसे हलवा यूनिट होती है, और उसी में देख रहा हूं कोई गायब हो जा रहे हो आप। चलो ये देखो, बैटरी बैकअप भी कैसे करते हैं हम लोग, खैर इस पे ध्यान देते हैं अभी। बैटरी बैकअप दैट इज इक्वल टू, क्या बताया था, वोल्टेज ऑफ बैटरी, यानी बी बैटरी ना, बैटरी होगी तो उसका कुछ ना, एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ बैटरी अपन जिससे जितना लोड उससे चला रहे हो, एम्पियर आवर रेटिंग ना, रेटिंग ऑफ बैटरी
डिवाइडेड बाय टोटल लोड। टोटल लोड लिख दो या सिर्फ लोड लिख दो या टोटल कनेक्टेड लोड लिख दो। ठीक है, कितना होगा सिंपल सा रख दो। कितनी बैटरी का वोल्टेज है? 12 वोल्ट। एम्पियर आवर रेटिंग कितनी है? 100। कायदे से इस 12 वोल्ट को बैटरी के साथ ही लिखना चाहिए था। कैलकुलेट द बैटरी बैकअप ऑफ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट कामा 100 एम्पियर आवर कनेक्टेड टू लोड ऑफ 100 वाट्स। कोई बात नहीं, अलग अलग भी लिखे तो क्या हो। लोड कितना है? 100 वाट। देख लो सब लोग, जिससे नहीं आया इसमें भी डर रहे हैं आधे लोग। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 12। सिर्फ 12 लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। 12 क्या बैटरी बैकअप है क्या? बैटरी बैकअप वो टाइम है, जितनी देर तक आपका ये 100 वाट का बल्ब जलेगा या पंखा चलेगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? आवर। यानी कि आपकी बैटरी 12 घंटे सप्लाई देने के काबिल है। मतलब उसकी बैकअप कैपेसिटी कितनी है? 12 आवर्स की है। कब? जब उससे 100 वाट लोड कनेक्टेड हो। 100 वाट में मतलब 25 वाट के आप उसमें एक पंखा 80 वाट का चला दो और 20 वाट की एक CFL। यानी कि आप अपने कमरे में स्टडी कर रहे हो, एक फैन चला सकते हो और एक 20 वाट का CFL लगा के 12 घंटे तक बिना सप्लाई के आप इस बैटरी से बैटरी बैकअप ले सकते हो। ठीक है ना? ये बैटरी बैकअप पहले इजी वाले कर लेते हैं। यूनिट 5 के इजी हैं ये, फिर करेंगे अभी। यूनिट 2, तो यूनिट 2 में आपने अभी तक 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। वेटेज जो एक्सटर्नल एग्जाम का है 20 मार्क्स का। सेक्शन ए में 8 मार्क्स, तो 28 मार्क्स इधर हुआ। सी में देखते हैं। सी में यूनिट 1 से ये दो क्वेश्चन आए हैं, 10 मार्क्स ये। ठीक है ना? तो 10 का ये हो गया। अभी इसको करेंगे, न्यूमेरिकल है। बाकी बीजी वाले पहले देख लें। यस, क्वेश्चन 7 अगेन A20, 10 10 20। सी में भी तो 20 नंबर, 20, 20 20 24 और 8। तो 48 मार्क्स का आपने, 48 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम में करने लायक चीजें आपने अब तक पढ़ चुके हैं। 48। ठीक है ना? तो ये देखो, ये वाली चीज इजी है इसलिए इसको खोला। क्या लिखा है? राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। एमसीबी। शॉर्ट नोट लिखने का मतलब एमसीबी क्यों यूज होती है, डायग्राम बनाया। ठीक है, और उसको, चूंकि ये 5 मार्क्स का है, 10 का है ना, तो 5 का ये हुआ, 5 का है तो कम कम लिख सकते हो। एक को किसी को ठीक से लिख दो। एमसीबी को ठीक से लिखा, बाकी को शॉर्ट कर दिया। तो एमसीबी को ठीक से लिखा, डायग्राम बनाया, वर्किंग लिखा, एप्लीकेशंस लिखा। एमसीसीबी में क्या लिख दिया? इट्स एक्सटेंशन ऑफ एमसीबी, मींस एमसीबी की जो करंट रेटिंग है, इट कैन वर्क अप टू 2500 एम्पियर। इट्स ट्रिप सेटिंग इज एडजस्टेबल एंड इट्स साइज इज लार्जर। एप्लीकेशंस सारे वही हैं जो एमसीबी के। काम क्या है? वही सारे हैं जो एमसीबी के। फ्यूज, फ्यूज को हमने बताया था। क्या है फ्यूज? इट्स अ मेटल वायर ना, inserted in series with any circuit which will melt when a predetermined value of current will flow through it ना, and will break the circuit। पर्पज क्या है? सारे के सारे जो लिखा है, लिखे हैं, चाहे एमसीबी हो, चाहे एमसीसीबी हो, फ्यूज हो, लिखने वाला स्विच गियर भी लिख देगा। ये सब के सब सर्किट ब्रेकर हैं। क्या है? सर्किट ब्रेकर, जो एबनॉर्मेलिटी यानी शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट के केस में आपके डिवाइसेस को, सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। यही तो है। टाइप्स ऑफ वायर्स, नाम लिख दो। ट्रिप्लेक्स वायर, पांचों टाइप के नाम लिख दो। नाउ फिर बी में क्या पूछते हैं? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या है? नीड ऑफ अर्थिंग। व्हाई अर्थिंग इज नीडेड, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अर्थिंग इज नीडेड टू प्रोटेक्ट ए ह्यूमन ऑपरेटर, पहला। दूसरा, टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, प्रोटेक्ट योर वायरिंग सिस्टम फ्रॉम फायर ना। तो जो, हाउ इट विल प्रोटेक्ट अ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक या ओवर करंट, उसको 4 डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन करोगे, अगर टाइम परमिट करता है।
फिर इन्होंने कहा बैटरी बैकअप पे 60 नोट लिखो। क्या लिखोगे बैटरी बैकअप के बारे में? 60 नोट लिखना है ना भाई। तो लिखोगे बैटरी बैकअप की पहले तो डिफिनीशन लिखोगे। टाइम टेकन टू डिस्चार्ज ए बैटरी इज नोन एज बैटरी बैकअप। ठीक है। बैटरी बैकअप इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नीचे फार्मूला लिखोगे क्या? बैटरी बैकअप इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी इनटू क्या था, एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल लोड। ठीक। फिर नीचे एक एग्जांपल लेके उसको निकाल दो, या तो एग्जांपल लेके बैटरी बैकअप दिखा दो, या इतना ही छोड़ दो, डिफिनीशन फार्मूला ले। ठीक है। ये कर लेंगे सभी लोग। इजी वाला पार्ट मैंने पहले किया है इस क्वेश्चन पेपर का। इजी मीन्स थियरेटिकल। नाउ कम टू न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते। ऑप्शन होता है, कुछ डरे हुए होते हैं। तो मैं बार बार कहा हूं कि डरना नहीं है, सीखना है। हालांकि इस पेपर में, इस पेपर की बात करें तो सारे क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर गुड। तो इसको करना है सुपर पोजिशन थियरम से। तो करो, आंसर मैं बता रहा हूं इसका। इसका जो आंसर, पहले एक बार इसको एक्टिवेट करो। मैं पूरा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं इसमें। क्या करोगे? एक्टिवेट 7 एम्पियर एंड डीएक्टिवेट 12 वोल्ट। ये करोगे आप तो जो डायग्राम बनेगा, ये 12 वोल्ट गायब हो जाएगा यहां से, और ये 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा। इसमें करंट चाहिए, किसमें? 2 एम्पियर। तो मान लो 2 एम्पियर में जो करंट जा रही है I1, ये डायग्राम बनेगा, जो इसको हमने ऐसे एक यही बना दिया। दिस वन विल बी स्टेप 1। स्टेप 1 सही सही कर लोगे तो 10 मार्क्स का है ना ये। तो आपको 4 to 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मिनिमम 4.5। तो पहले I1 निकालो, तब तो मिलेगा। कैसे निकालेंगे? तो करंट डिवीजन रूल में लगा सकता था। कैसे? यहाँ 7 एम्पियर करंट आ रही है। दिस 7 एम्पियर करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इन दिस पार्ट। एक तो इधर चली गई और दूसरी इधर चली गई। तो अगर ये पूरा, बाकी कंफ्यूजन सा हो गया, तो ऐसा करो आप, इस 6 ओम और 10 ओम का क्या ले लो, इक्विवेलेंट ले लो पहले, ताकि दो ही ब्रांच। इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 6 into 10 into 6/10 + 6 ना। कितना आ रहा है ये? 60/16 ना। आया कितना? 3.25। 3.25। हाँ 3.75। इतना हो, 2.75। 3.75 आया। तो अब आप इसको ऐसा कर लो, इसको डायग्राम को ऐसे बना दो। एक तो जो 5 ओम है वो ऐसे ही रहेगा यहाँ, और दूसरी वाली ब्रांच में जो हो जाएगा ये ऐसे। 7 एम्पियर, दिस वन विल बी 5। ये है 2 ओम ना। अब चाहो तो इसका नाम दे दो ए, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, ताकि हमें पता चलता रहे कि डायरेक्शन जो करंट की आएगी, ए टू बी आएगी कि बी टू ए। तो ये कितना निकाला अभी आपने? 3.75। अभी 7 एम्पियर करंट, दिस करंट विल बी डिवाइडेड, दिस करंट विल बी डिवाइडेड। ये 7 एम्पियर जो आएगी यहाँ, यहाँ से 7 एम्पियर जो आ रही है ये, दिस 7 एम्पियर विल गो इन दिस ब्रांच। यही चीज देखना है, यहीं पे गलती होती है। एक तो इस ब्रांच में आएगी, और दूसरी कहाँ चली जाएगी? इस ब्रांच से होती हुई ऐसे, ये। सो दीज विल बी द 2 ब्रांचेस, यानी 2 पैरेलल ब्रांच हो गई। एक 7 एम्पियर करंट जो यहां से आई थी, एक इधर चली गई 5 ओम में, और दूसरी चली गई इसमें, दूसरी ब्रांच में। तो दूसरी ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस है वही देखना होता है, वो गलत हो जाता है। दूसरी ब्रांच में केवल 2 नहीं है, 2 के साथ साथ 3.75 भी है।
तो इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है टोटल 3 + 2 5.75 ओम है। अब चूंकि जो करंट 2 ओम से जाएगी वही 3 ओम से जाएगी, तो कुल मिला के जो भी ये करंट इसमें जाएगी वही करंट 2 ओम से जाएगी। तो हम यहाँ को लिख दे रहा हूं, दो करंट इसमें जाएगी, सपोज कितना माना है I1, सो दिस I1 विल बी कितना, करंट डिवीजन रूल लगा रहा हूं, दिस 7 एम्पियर करंट, दिस 7 एम्पियर करंट विल बी डिवाइडेड। कैसे निकालते हो आप, कंडक्टेंस टोटल करंट इनटू कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच इन विच करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। किस ब्रांच में कैलकुलेट करनी है, 2 ओम। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर 2 ओम में जा रही है तो पूरा क्यों लें, तो 1/2 नहीं करेंगे। अब इस ब्रांच में और भी रेजिस्टेंस है, यहां भी होता तो उससे भी लेते, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है और सीरीज में करंट कभी चेंज नहीं होती। तो इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे, तो कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच में 2 नहीं आएगा, केवल 2 प्लस कितना 3.75 ये आएगा। सो दिस जो मिस्टेक होती है यहां होती है। ये हो गया। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, जितने भी पैरेलल ब्रांचेज हैं उनके कंडक्टेंसेस का सम, उनके कंडक्टेंसेस का सम 1/5 प्लस ये हो जाए 3 + 2 5.75 ना। अच्छा, चाहे पॉइंट में हो या जैसे भी हो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, और आप जब क्लास करते हो, जैसे मेरी क्लास कर रहे हो, तो आप तो घर में हो ना, तो कैलकुलेटर निकाल के बैग से रखा करो पास में, चाहे आप टेबल पे पढ़ रहे, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो या बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो तो बात ही खत्म है। ठीक है, तो ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आया, 3.75 विल बी टेकन, इसीलिए इसको हमने पैरेलल में कर दिया ऐसे। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जरा, तो कैलकुलेटर अब लेके बैठे हो, नहीं लिए हो तो जाओ ले आओ, ये 30 सेकंड लगेगा कुछ बैग से निकाल, कितना आया इसे कैलकुलेट करके बताओ। आपसे पहले C1 बैच की अभी क्लास थी फर्स्ट, उन्होंने करके निकाला है, आपसे मैं सुनना चाहता हूं आप लोग निकाले हो कि नहीं, या उन्होंने जो निकाला वो सही निकाला कि गलत निकाला, ये पता चलेगा ना, क्योंकि ये तो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। इससे पहले उन्होंने किया, उनसे मैंने करवाया इसको, तो उन्होंने जो I1 की वैल्यू निकाली है वो आपके I1 से मैच कर रही कि नहीं, दैट आई वांट टू सी। करके बताओ। सर 0.45। I1 हाँ यानी सर। इसको सॉल्व करने पे 0 पॉइंट आ रहा है। हाँ सर, यही आ रहा है। चेक करो, कहीं 3.24 एम्पियर तो नहीं आ रहा। सर 3.25। हाँ, 3. सर 3.21 आ रहा है। हाँ, वो जैसे भी कैलकुलेट करो तो 3.2 आ रहा है कुल मिला के, ये है ना। किसी ने 3.24 निकाला, किसी ने 3.25 निकाला, किसी ने 3.21 निकाला, मीन्स 3.2 आ रहा है। मतलब जो निकाला गया है पहले अभी फर्स्ट लेक्चर में वो सही है ना। सो फर्स्ट करंट आए 3.24 या 25 एम्पियर, डायरेक्शन होगा A टू B। ये जिससे नहीं आया या जिसने मिस्टेक करी वो सही कर लो इसे। सो आंसर विल बी 3.25 एम्पियर। ठीक है जी, जिसका पॉइंट आ रहा था उस गलती पकड़ में आ गई तुम्हारी, कहां से गलती किए थे। यस सर। गुड, ठीक है। चलो ये स्टेप 1 हो गया, यानी कि 4.5 नंबर आपको मिल गया 10 में। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को एज इट इज छोड़ दो और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करो। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है, मैं केवल डायग्राम बना के कर रहा हूं। आप लिखोगे स्टेप 2, स्टेप 2 लिखने के बाद ऐसे करोगे,
कि एक्टिवेट 12 volt and deactivate 7 ampere. This language will be written. You all will have to write. So step 2 में जो होगा इसमें हमें करंट फाइंड आउट करनी है। अब मैंने क्या किया, 12 वोल्ट को छोड़ दिया और इस करंट सोर्स को क्या कर दिया, ओपन, ऐसे। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी हमारी, कैसे बनेगी, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, अभी ओपन हो गया, सो दिस करंट सोर्स विल बी ओपन, ऐसे मैं बना रहा हूं। डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के तो कोई मार्क्स नहीं मिलता। ये हो गया, अच्छे से बना दो, ठीक है जी। 2 ohm, 10, 6 और ये बैटरी 12 वोल्ट और ये 5। ये डायग्राम आपका बनेगा और यहाँ पे आप लिख दोगे ओपन सर्किट, ये ओपन है। सो दिस इज योर 5 ना, दिस इज योर 2 और दिस इज 10 और दिस इज 6, ये प्लस, ये माइनस और ये 12 वोल्ट। So now your target is to calculate current in 2 ohm resistance. टारगेट हमारा क्या है, ये टारगेट है। मान लिया अभी 12 वोल्ट से जो करंट जा रही है, दिस इज I2. So how will you calculate? करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए तो करंट चाहिए, तो कर दो करंट। हमें तो इसमें चाहिए, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या करो आप, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूं इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, करंट सोर्स में। मैं सिखा भी चुका हूं कि ऐसे जहां भी वोल्टेज सोर्स है और किसी ब्रांच में करंट निकालनी है तो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो करंट डिवीजन से इजीली आ जाता है। तो करंट में जब करोगे तो कैसा होगा, कैसा डायग्राम बनेगा, ये तो ओपन है, सो दिस वन विल बी 5, दिस इज 2, दिस इज 10। जब करंट सोर्स में करोगे आप तो ये 6 ohm यहां आ जाएगा और एक करंट सोर्स होगी जिसका एरो किधर होगा, पोलैरिटी ऊपर है ना बैटरी की, तो एरो ऊपर होगा, ऐसे। ये होगी ये करंट सोर्स, सो दिस वे, इस तरह ना, ऐसे। ये कितना है, 2 था ना, तो 2 होगा। ये कितना था, 5, 5 होगा। ये 10 है तो 10 होगा, ठीक है। यानी कि जो ये ब्लू में सर्किल है, दैट सर्किल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस रेड सर्किल। यानी कि हमने इस वोल्टेज सोर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, करंट सोर्स में। अब हमारा टारगेट क्या है, इसमें करंट फाइंड आउट करना है, तो निकाल लो, अब तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, ये करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, V बाई आर, V इज कितना 12 वोल्ट, R इज 6 ohm, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। This 2 ampere will be divided. This 2 ampere will be divided. कहां कहां जाएगी, एक तो इस ब्रांच में चली जाएगी, एक 10 ohm में जाएगी जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, 6 ohm में कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है जो 2 ohm में जाएगी, तो 2 ohm में जाएगी तो कितनी होगी, ये देखो एक ब्रांच है, दिस इज 1 ब्रांच, तो एक करंट तो 6 ohm में चली गई, कोई बात नहीं, 10 ohm में चली गई, कोई बात नहीं, और एक इसमें चली गई। तो तीन ने, ये चूंकि ये 2 एम्पियर करंट जो यहां से जा रही है वो 3 ब्रांच में डिवाइड हो रही है, 3 ब्रांच में डिवाइड हो रही है, यानी कि तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो एक ब्रांच में जो जो डिवाइड हो रही है केवल एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, जो दूसरी ब्रांच में है उसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, केवल एक ही है। तीसरी में जब डिवाइड हो रही है तो उसमें 2 रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का है, एक 5 ओम का, तो ये दोनों लिए जाएंगे, यानी कि जो करंट 2 ओम में जाएगी वही 5। सो बस यही चीज देखना होता है। जैसे तो इसमें जो I2 होगा, तो I2 नाम दे देते हैं इसका, I2 होगा जो इधर से जा रही है, ये दिस इज योर I2। सो दिस I2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच। तो हमें तो उस ब्रांच से मतलब होता है ना जिसमें करंट कैलकुलेट करना है, तो जिसमें कैलकुलेट करना है वो कितना है, 5
+2। यस, यही यही मिस्टेक होती है सभी से। ये 5 छोड़ देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, 2 + 5, बात वही है। डिवाइडेड बाय जितने भी पैरेलल रेजिस्टेंसेस है सारे के कंडक्टेंसेस का सम, तो 1/7, ये तो 7 हो गया। दूसरा कौन सा, 1/10, 1/6। अब इसको सॉल्व करो, जो सुबह सॉल्व हुआ था तो आया था आंसर 0.696। तो चेक करो ये सही है गलत है। कैलकुलेटर लेके बैठोगे तुरंत हो जाएगा। 0.696, क्या ये आ रहा है या नहीं? 0.696, इतना एम्पियर। डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगा, B to A, उल्टा हो गया ना, B to A। इधर से अब इधर जाएगी ना करंट, ये जा रही इधर से ब्लू लाइन। 0.696 आ रहा है, चेक करो। कितने लोगों का आ गया? अगर गलत आंसर है तो मुझे बता देना, मैं करेक्ट कर लूंगा। 69 आ रहा है ना, गुड, यानी ये आंसर ठीक है। तो स्टेप 2, 4.5 नंबर और आपको मिल गए। मेरी 10 में 9 मार्क्स आपके मिल चुके। ज्यादा अधिक इसको प्रैक्टिस अगर किए रहोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता करने में, 5 मिनट लगता है। स्टेप 3 में जो I2 ओम होगा, दिस इज I2 ओम, दैट विल बी द I1 माइनस I2 या I1 प्लस I2? I1 माइनस या प्लस? देखो I1 A to B गई थी, इधर से इधर, I2 इधर से इधर जा रही, तो I1 माइनस I2, प्लस नहीं होगा। तो I1 आया था आपका 3.25 आया था ना, यस सर। और I2 आ गया 0.696। इसको कर दो तो आंसर आ गया कितना, 2.54। माइनस हो जाएगी ना, I1 में से I2 माइनस कर दो तो 2.54 एम्पियर। तो ये आंसर हुआ। अगर हमने इतना टाइम दिया इस न्यूमेरिकल को सीख लिया अगर, तो आपका काफी काम हो गया। अच्छा, नॉर्टन के लिए लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट ने, ये न्यूमेरिकल आ गया सभी को? देखो ये नॉर्टन से ही करना था, बट टाइम है नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या करेंगे, ये ए बी इसमें फाइंड आउट करना, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, इसमें तो इस 12 ओम को हटा देंगे, तो हटा के आर एन निकालोगे तो ये 60, ये ओपन, तो 8 5 सीरीज में, तो 13 इंटू 4/13 + 4, ये हो गया आर एन हो गया। और आई एन के लिए इसको शॉर्ट कर देंगे, और इस वाले करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ज्यादा फिजिबल होगा, तब केवल 2 मेष बनेंगी, मेष से I2 निकाल लेना, वो आई एन हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना। अटेम्प्ट एनी वन इन्होंने कहा है, तो अगर आप ये कर लो तब भी 10 मिलेगा, ये कर लो तब भी 10 मिलेगा। ये क्या है, नोड एनालिसिस से करना है। तो नोड एनालिसिस अब टाइम नहीं है, इसको पहले तो वोल्टेज सोर्स में कर लेना। ठीक है, ये इसमें करंट इस वोल्टेज सोर्स में करोगे तो एक वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल का निकालोगे, तो वो पोटेंशियल में जो निकाल के उसमें करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं। चलो इसको नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ाएंगे, जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करिए एंड टेक केयर। ठीक है।